हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHDLA 135 के एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में। मैं आज आप लोगों से BHDLA 135 के केवल एक प्रश्न पे चर्चा करूंगा। ठीक है, दरअसल मैं एक प्रश्न पे चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि यह जो एक प्रश्न है और इसका जो उत्तर है यह काफी बड़ा है। ठीक है, ये बहुत समय वाला होगा क्योंकि हो सकता है कि इसमें 20 से 25 मिनट का समय चला जाए और इसके वजह से आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं बस केवल एक ही प्रश्न डिस्कस करूंगा और फिर मेरे सर में भी थोड़ा सा दर्द है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा समय भी नहीं बिता पाऊंगा। तो अब चलिए सीधे देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसका एनालिसिस कैसा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि वर्तनी के मानकीकरण संबंधित प्रमुख बातों पर प्रकाश डालिए अथवा वर्तनी के सामान्य नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के एनालिसिस हम ये कह सकते हैं, इस प्रश्न के उत्तर का एनालिसिस देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है यह बहुत सरल सा प्रश्न है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के अंदर बहुत सारे और भी प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं, जैसे कि संयुक्त वर्ण के मानकीकरण नियम कौन से हैं, फिर वर्तनी का मानकीकरण क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो है हो सकते हैं जिसका उत्तर इसी एक सामान्य से प्रश्न के उत्तर में समाहित है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को मानकीकरण के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, इस मानकीकरण की चर्चा विस्तार से आपकी पुस्तक BHDAE 182 में की गई है। जब मैं उस पुस्तक के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा तभी मैं आप लोगों से मानकीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी छोटा सा बता देता हूँ कि मानकीकरण जो है यह मानक शब्द से बना है और इस मानक का अर्थ होता है आदर्श, परिनिष्ठित अथवा श्रेष्ठ। ठीक है, तो मानक का अर्थ हुआ कि एक ऐसा नियम जिसमें लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, लोग संतुष्ट हो। और फिर मानक का अर्थ ये भी हो सकता है कि लोग किसी चीज अथवा नियम से खुश हो। ठीक है, तो मानकीकरण मानक से बना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु मानक नहीं होती है अथवा श्रेष्ठ नहीं होती है अथवा लोगों के लिए आदर्श नहीं होती है तो उसको आदर्श बनाने की जो प्रयास की जाती है तो वही मानकीकरण कहलाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मानकीकरण समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे वर्तनी के मानकीकरण के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत बहुत बड़ा एवं विशाल देश है और यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाषा है, ठीक है, इसमें काफी असहजताएं देखने को मिलती है। लोगों के बोलने चालने का तरीका हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे में भाषा को समझना कुछ ज्यादा ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह प्रयास किया गया कि वर्तनी का अथवा भाषा का मानकीकरण किया जाए। इट मीन्स कि उसको किसी मानक पर खरा उतारा जाए ताकि भारत जैसे विशाल देश में भाषा अथवा वर्तनी में एक रूपता आए तथा लोग वर्तनी एवं भाषा को जानने की कोशिश करें। क्योंकि जब वर्तनी अथवा भाषा मानक नहीं होती है तो हर क्षेत्र के लोग इसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं और फिर ये जो वर्तनी अथवा ध्वनि अथवा भाषा है ये थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है, जटिल हो जाती है और इसके बाद लोग जो है भाषा अथवा वर्तनी को सीखना नहीं चाहते। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, भारत के किसी किसी कोने में लॉ को इस तरह से लिखा जाता है जबकि किसी किसी राज्य में, ठीक है, लॉ को इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये एक ही लॉ ध्वनि को दो तरीके से लिखा गया, तो इस तरह से लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने लिपि भाषा अथवा वर्तनी का मानकीकरण किया। ठीक है, और उन्होंने वर्तनी के मानकीकरण संबंधित कुछ नियम प्रकाशित किए तथा उन नियमों के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण भी प्रस्तुत किए। ठीक है, जिनकी चर्चा मैं अभी अब आप लोगों से नीचे करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो नियम है दोस्तों वो है संयुक्त वर्ण का। ठीक है, तो संयुक्त वर्ण के मानकीकरण नियम को जानने से पहले मैं आप लोगों को संयुक्त वर्ण के बारे में बतला देता हूँ। दरअसल संयुक्त वर्ण वैसे वर्ण होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तथा एक नए वर्ण की उत्पत्ति कर देते हैं और जब हम उसी वर्ण के आगे पीछे मध्य में किसी दूसरे सामान्य वर्ण को लगा देते हैं तो एक शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण देखिए दोस्तों, ख्याति, लग्न, विघ्न,
कच्चा, छज्जा। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि दो वर्ण, जैसे ये नो, ये मैं इस वाले का उदाहरण ले रहा हूँ नगण्य का, जिसमें होता क्या है कि इस नो और यो, इन दो सामान्य वर्णों को आपस में जोड़ दिया गया है और फिर नोयो संयुक्त एक अलग वर्ण का, संयुक्त वर्ण का निर्माण कर दिया गया और इसके पीछे नो लगा दिया गया है, सॉरी नो और गो लगा दिया गया है, तो बन गया यही नगण्य। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त वर्ण के मानकीकरण नियम के बारे में, और उनमें से जो सबसे पहला नियम है वो है खड़ी पाई वाले व्यंजन के नियम के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों खड़ी पाई वाले व्यंजन के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए गो, ठीक है, घो, चो, जो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला, रुकिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला जो खड़ी पाई है, ये वाला जो लकीर है ये, ठीक है, ये सभी खड़ी पाई हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से हैं, कैसे होते हैं, वो आप लोग समझ गए होंगे। और जब हम लोग खड़ी पाई से किसी भी संयुक्त वर्ण का निर्माण करते हैं तो उस समय हम लोग खड़ी पाई वाले व्यंजन से खड़ी पाई को हटा देते हैं तथा उसके जगह पर किसी दूसरे सामान्य वर्ण को जोड़ देते हैं। ठीक है, मैं एक उदाहरण से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है लग्न, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, लग्न इस तरह से दिया हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं होगी क्योंकि मैं माउस के माध्यम से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से राइटिंग स्किल सही नहीं है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों गोनो संयुक्त का निर्माण हुआ कैसे, मैं अभी इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ देखिए गो और नो, ये दो अलग अलग वर्ण थे। जब हम लोगों को इसका संयुक्त वर्ण बनाना था, जैसा कि आप सबों के सामने ये दिख रहा होगा कि यह जो गो है यह खड़ी पाई है। ठीक है, तो जब हम लोग गो और नो को जोड़ना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस गो से खड़ी पाई को हटा देते हैं और फिर दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और फिर ये गो और नो गोनो संयुक्त वर्ण का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि खड़ी पाई वाले व्यंजन से कैसे हम लोग संयुक्त वर्ण का निर्माण करते हैं और इसके संयुक्त वर्ण के मानकीकरण के नियम कौन से हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कौन सा मानकीकरण का नियम दिया गया है। अब अगला जो नियम है दोस्तों वो है अन्य व्यंजन का, जिसमें हम लोग को और फो से संयुक्ताक्षर का निर्माण करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, संयुक्ताक्षर अथवा संयुक्त वर्ण ये सभी आपस में एक ही हैं। ठीक है, इसीलिए अगर कहीं पे संयुक्ताक्षर लिखा रहे अथवा संयुक्त वर्ण लिखा रहे तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों ने पुरानी पुस्तकों में देखा होगा कि संयुक्त को इस तरह से लिखा जाता था, पक्का को इस तरह से लिखा जाता था, दफ्तर को इस तरह से लिखा जाता था। लेकिन वर्तमान की पुस्तकें जो कि अभी प्रिंट होती हैं उनमें इस तरह के शब्दों का प्रचलन नहीं है। अब ये क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसे अब अमानक घोषित कर दिया गया है। तो मानक कौन से हैं, तो ऊपर में जो लिखा गया है संयुक्त, पक्का, दफ्तर, ये सभी मानक है दोस्तों। ठीक है, हमें इन्हीं का प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोतो संयुक्त का निर्माण हुआ है, फिर कोको संयुक्त का निर्माण हुआ है और फिर फोतो संयुक्त का निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पर को और फो से संयुक्ताक्षर कैसे बनाएंगे मैं अब आप लोगों को वो बता देता हूँ। दरअसल जब हम लोग को से संयुक्ताक्षर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है कि ये को के आधे भाग को काट देना है, मतलब कि हटा देना है। मैं हटा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोगों को करना क्या है, तो इसको इस तरह से लिख देना है। ये आधा जो को, मतलब ये जो को पूरा लिखा था इसमें से आधे भाग को हटा देना है और फिर सीधा करके अब हम लोगों को क्या करना है, इसके सामने एक दूसरा सामान्य सा वर्ड जोड़ देना है। जैसे मैं तो जोड़ देता हूँ, अब ये कोतो बन गया, ये कोतो संयुक्त बन गया। अब हम लोग इसी के पीछे जब सो अनुस्वार और यहरसु का जोड़ दे, ठीक है, तो ये बन जाता है संयुक्त और ये एक सार्थक शब्द है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि को और फो से, जिस तरह से हमने को से संयुक्ताक्षर का निर्माण किया उसी तरह हम लोग फो से भी संयुक्ताक्षर का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि को और फो से संयुक्ताक्षर कैसे बनाए जाते हैं और फिर इसके मानकीकरण के नियम क्या हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे नियम को देख लेते हैं। दूसरा नियम है रो छो टो ठो डो ढो दो हो।
इनके संयुक्ताक्षर कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी वर्णों से बनने वाले संयुक्ताक्षर में होता क्या है कि इन सभी वर्णों में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जाता, इनको जस के तस लिख दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, इसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हम लोग हलंत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाली जो रेखा आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रही है, यही क्या है, तिरछी रेखा अथवा हलंत है। ठीक है, तो जब भी हम लोग रो, छो, टो, ठो, डो, ढो, दो, हो से संयुक्त वर्ण बनाएंगे तो हम लोगों को करना क्या है, इस वर्ण को जस के तस छोड़ देना और हम लोगों को बस एक तिरछी रेखा अथवा हलंत लगा देना, जैसे कि यहाँ एक उदाहरण में देख लीजिए, और फिर उसके आगे के सामान्य वर्णों को लिख देना है ताकि एक सार्थक शब्द का निर्माण हो सके। जैसे यहाँ पर देखिए वांग्मय, बुद्धा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा, इन सभी उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन सभी वर्णों से संयुक्ताक्षर का निर्माण होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग दूसरे नंबर नियम को भी समझ गए होंगे कि कैसे हमें इन वर्णों से, इन गिने चुने वर्णों से संयुक्ताक्षर का निर्माण करना है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे नंबर नियम को देख लेते हैं। तीसरे नंबर नियम का ये कहना है दोस्तों कि जब भी हम लोग संयुक्त रॉ का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स कि रॉ से हम लोग अगर संयुक्ताक्षर बनाने की कोशिश करेंगे तो रॉ के जो पूर्व नियम थे, मतलब अमानक थे जब वर्ण, उस समय के जो नियम थे हम लोगों को उसी को स्वीकार करना है। ठीक है, तो पूर्व में जो नियम चले आ रहे थे रॉ के लिए हम लोगों को इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करना है। ये वाला जो चिन्ह आप लोगों को दिख रहा है, ये तिरछी रेखा की तरह जो चिन्ह है, उसी को हम लोगों को स्वीकार करना है रॉ के संयुक्ताक्षर बनाने के समय। या फिर कभी कभी हम लोग इस तरह से भी रॉ को संयुक्ताक्षर बना सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग कभी कभी इस तरह से भी रॉ का संयुक्ताक्षर बना सकते हैं। इट मीन्स कि हम लोग रॉ के संयुक्ताक्षर बनाते समय पहला तो इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अथवा सबसे अंतिम जो है हम लोग इस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग रॉ से संयुक्ताक्षर का निर्माण कैसे करेंगे। अब हम लोग चौथे नंबर नियम को देख लेते हैं। उसके लिए मैं थोड़े से पीडीएफ को नीचे सरका देता हूँ। अब जो नियम है दोस्तों वो है स्रो को लेकर के। ठीक है, स्रो के नियम को बताने से पूर्व मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अक्षो, त्रो, ज्ञो और स्रो, ये सभी वर्ण पहले से ही संयुक्त वर्ण कहलाते हैं और ये पहले से ही संयुक्त वर्ण है भी। ठीक है, तो जब भी हम लोग अक्षो, त्रो अथवा स्रो के संयुक्ताक्षर को लिखेंगे तो हम लोगों को हमेशा इसी स्वरूप को अपनाना है। मतलब अक्षोत्र ज्ञों का जो स्वरूप आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, हमेशा इसी को मानक मानकर हम लोगों को शब्द का निर्माण करना है। जैसे श्रमिक के लिए हम लोगों को इस तरह से श्रमिक लिखना है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला जो है दोस्तों, ये अभी जिसको मैंने लिखा ये मानक है। ठीक है, जबकि हम लोग उसी समय अगर इस तरह से श्रमिक को लिखने का प्रयास करते हैं तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्रो है लिखा हुआ ये अमानक है। ठीक है, ये वाला अमानक है जबकि ये मानक है। तो हम लोगों को अक्षो, त्रो, ज्ञो अथवा स्रो से कभी भी संयुक्ताक्षर बनाने के समय इनके मानक स्वरूप को ही अपनाना पड़ेगा। अब इसी श्रेणी में जो अगला नियम है दोस्तों वो है हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के बारे में। दोस्तों अगर हम लोग कभी भी ऐसे संयुक्ताक्षर का निर्माण करेंगे जहां पर हर्षय की मात्रा का प्रयोग होगा, ठीक है, तो हम लोगों को तत्काल ही हर्षय की मात्रा के पूर्व वाले वर्ण में हलंत चिन्ह का प्रयोग कर देना है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, हर्षय के पूर्व ही हमने हलंत का प्रयोग किया। हमने क्या, इस पुस्तक ने भी प्रयोग किया है, ये देखिए इस वाले हर्षय के पूर्व में हलंत का प्रयोग है। इसमें देखिए, इसमें भी देखिए। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग हल चिन्ह युक्त वर्ण से संयुक्ताक्षर का निर्माण करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले नियम को देख लेते हैं। इस नियम का ये कहना है दोस्तों कि संस्कृत के जितने भी संयुक्ताक्षर हैं जो कि पुरानी शैली में लिखे जाते थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ये और ये सभी, ठीक है, ये सभी हिंदी में उसी स्वरूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि इसमें
किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। संस्कृत के संयुक्ताक्षर जैसे पहले लिखे जाते थे उसी प्रकार अब भी संस्कृत में भी लिखे जाएंगे और हिंदी में भी लिखे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला नियम क्या है। इसके लिए मैं पीडीएफ को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब अगला जो नियम है दोस्तों वो है विभक्ति चिन्ह का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विभक्ति चिन्ह को सामान्य तौर पर कारक चिन्ह कहते हैं। मतलब हम कारक चिन्ह को या फिर कारक में जो चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम लोग विभक्ति चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग BHDAE 182 पुस्तक में करेंगे, इसलिए मैं इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा अभी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, बस इतना बता देता हूँ आप लोगों को। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का की रारेरी, ये सब जो है ये सभी विभक्ति चिन्ह है और इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है BHDAE 182 में, या फिर आप लोग चाहे तो किसी सामान्य हिंदी व्याकरण में भी पढ़ सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला नियम विभक्ति चिन्ह का है मानकीकरण का, वो ये है कि जब भी हम लोग किसी भी संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो उस समय हम लोग संज्ञा शब्द एवं विभक्ति चिन्ह दोनों को अलग अलग स्वरूप में लिखेंगे। मतलब दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, जैसा कि यहाँ आप लोगों के सामने उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, जैसा कि लिखा गया है राम ने। देखिए राम भी अलग है और ने भी अलग है, राम को राम भी अलग है, को भी अलग है। तो सर्वनाम में ये नियम है कि अगर हम लोग सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह को कहीं लिखते हैं तो हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह को एक साथ लिखना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह को कैसे लिखेंगे। ये वाला नियम के लिए आप लोगों को एक उदाहरण मैं आप लोगों को दिखा दूं। उसने, उसको, उससे, उस पर। यहाँ पर उस पर एक अपवाद है दोस्तों, इसको आप लोग साथ में भी लिख सकते हैं और फिर अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब दूसरा नियम है दोस्तों कि अगर हम लोग सर्वनाम में कभी भी दो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग साथ में करते हैं तो पहला वाला जो विभक्ति चिन्ह है उसको हम लोग सर्वनाम के साथ लिखेंगे, जबकि दूसरे वाले विभक्ति चिन्ह को हम लोग सर्वनाम और विभक्ति चिन्ह से अलग करके लिखेंगे। जैसा कि उदाहरण यहाँ पे लिखा गया, देखिए इसमें से, इसमें जो है इस, यह जो है एक सर्वनाम है और इसमें में लगा दिया गया है तो इसमें एक साथ लिख दिया गया, जबकि से को अलग से लिखा गया। तो आप लोग ख नंबर नियम भी समझ गए होंगे। अब हम लोग ग नंबर नियम की बात कर लेते हैं। जब भी कहीं पे भी सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही अथवा तक, ठीक है, इस तरह का कोई भी निपात हो, ही अथवा तक, याद रहे दोस्तों, इस तरह का निपात हो तो विभक्ति को हमेशा पृथक लिखा जाएगा। जैसा उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, आप ही के लिए मुझ तक को। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, आप के बाद ही का निपात है इसलिए के लिए को अलग से लिखा गया। ठीक है, मुझ के बाद तक का निपात है इसलिए को अलग से लिखा गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये नियम भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नियम कौन सा है। अगला नियम है क्रियापद के लिए दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्रियापद जहां पर भी हम लोग लिखेंगे, इट मीन्स कि जब भी हम लोग शब्द के साथ क्रिया का प्रयोग करेंगे तो हर परिस्थिति में हम लोगों को क्रिया को शब्द से अथवा पद से अलग करके लिखना है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि शब्द से अलग करके क्रिया को लिखा गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्रियापद के मानकीकरण नियम को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग हाइफन के मानकीकरण नियम को देख लेते हैं। ठीक है, पहला नियम जो है हाइफन के लिए वो है कि जब भी हम लोग द्वंद्व समास में समस्त पद को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग बीच में हाइफन जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक उदाहरण आप लोगों के सामने है, राम लक्ष्मण। यह एक समस्त पद है द्वंद्व समास का। जब हम लोग इसको तोड़ते हैं समस्त पद को तो बनता है राम, बीच में हाइफन, फिर लक्ष्मण। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए शिव पार्वती। जब हम लोग शिव पार्वती समस्त पद को तोड़ते हैं तो शिव और पार्वती अलग हो जाते हैं और बीच में हाइफन लग जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन लगाना अनिवार्य है। ठीक है, अब जो दूसरा नियम है दोस्तों वो ये है कि जब भी हम लोग सा अथवा जैसा इस तरह के निपात का प्रयोग कहीं पे भी करेंगे तो हम लोगों को हमेशा उसके पूर्व हाइफन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए तुम सा, राम जैसा, हमने सा निपात का प्रयोग किया तो उसके पूर्व में हमने हाइफन का भी प्रयोग किया। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस नियम को भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर गो नंबर नियम भी दिया गया है, तो हम लोग गो नंबर नियम के बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग हमेशा नहीं किया जाएगा। हम लोग तत्पुरुष समास में वहीं पर
हाइफन का प्रयोग करेंगे जहां पर किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। ठीक है, तो हम लोग भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए ही तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण मैं नीचे आप लोगों को दिखा दूं जरा। तो ये रहा दोस्तों उदाहरण, भू तत्व। यहाँ पर देखिए भू और तत्व को एक हाइफन से अलग किया गया है और इस भू और तत्व का अर्थ हुआ भूमि के तत्व। लेकिन यदि हम लोग इसी बीच से हाइफन को हटा दे तो ये बन जाएगा भूतत्व, मतलब भूत से बना हुआ, या हम कह सकते हैं भूत से निर्मित तत्व। ठीक है, भूत मतलब हो गया आप लोग जानते होंगे भूत पिशाच, ये सब यही हुआ भूतत्व। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए भू और तत्व के बीच में हाइफन का प्रयोग किया गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भ्रम की स्थिति की समाप्ति हेतु ही तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये वाला नियम भी यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब देखते हैं अपने अगले नियम को। अगला नियम है दोस्तों अव्यय के लिए। ठीक है, दरअसल अव्यय के लिए तो यहाँ बहुत सारी चीजें दी गई है, लेकिन मैं सामान्य सा एक नियम आप लोगों को बता देता हूँ मानकीकरण का। जहां पर भी जिस भी परिस्थिति में अव्यय का प्रयोग होगा तो उस समय हम लोग को अव्यय को दूसरे शब्दों से अलग लिखना है, दूसरे पदों से अलग लिखना है। यही अव्यय का एक सामान्य सा मानकीकरण का नियम है। आप लोग यहाँ उदाहरण के लिए देख लीजिए, आपके साथ यहाँ तक, ये तक जो है ये अव्यय है, साथ जो है यह अव्यय है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं आपके और साथ को अलग लिखा गया है यहाँ और तक को अलग लिखा गया है। तो अब आप लोग अव्यय के नियम को समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पूर्व मैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। अव्यय का तो नियम यह है कि हम लोगों को हमेशा अव्यय को अलग लिखना है पद से अथवा शब्द से। लेकिन याद रहे दोस्तों, जब भी हम लोग अव्ययी भाव समास में समस्त पद का निर्माण करेंगे तो उस समय हम लोगों को हमेशा अव्यय को दूसरे शब्द के साथ जोड़ करके लिखना है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया है प्रतिदिन का। ठीक है, याद रहे दोस्तों, हम लोगों को अव्ययी भाव समास ही नहीं बल्कि किसी भी समास में समस्त पद का निर्माण करते वक्त सभी शब्दों को एक जगह मिश्रित कर देना है ताकि समस्त पद का निर्माण हो सके। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास में समस्त पद का निर्माण करते समय हम लोगों को अव्यय के मानकीकरण नियम को ठुकरा देना है और फिर हम लोगों को सभी अव्यय को और शब्दों को मिलाकर लिख देना है। ठीक है, तो अब आप लोग ये नियम भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नियम कौन सा है। अगला नियम है दोस्तों अनुस्वार अथवा अनुनासिकता का। ठीक है, तो मैं इस नियम पे चर्चा अभी नहीं करूंगा क्योंकि इस नियम के मानकीकरण की चर्चा मैंने पहले ही कर दी है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने इस चर्चा को नहीं देखा है, इस डिस्कशन को नहीं देखा है, तो आप लोग BHDLA 135 के प्लेलिस्ट में जाए जो कि मेरे चैनल पे बनाया हुआ है। उसमें से आप लोग पहला अथवा दूसरा वीडियो देखें, उसमें से किसी न किसी वीडियो में अनुस्वार एवं अनुनासिकता चिन्ह के बारे में जरूर बतलाया गया है कि इनका मानकीकरण कैसे हुआ है और इनके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इतने सारे नियम हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ और महत्वपूर्ण नियमों के बारे में उल्लेख कर देता हूं। ठीक है, ये जो नियम है दोस्तों हल चिन्ह के लिए है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी संस्कृत मूलक शब्द है जिसके अंत में हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब उसी शब्द को हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो किसी कारणवश उसके हल चिन्ह को लोप हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हम लोगों को हमेशा से ही यह प्रयास करना है कि हम लोग संस्कृत से आए हुए शब्द को उसी प्रकार लिखे जैसे कि वो संस्कृत में पहले थे। जैसे कि मैं एक उदाहरण आप लोगों को दे देता हूँ। आप लोग महान तो इस तरह से लिखते होंगे। ठीक है, महान को आप लोग इस तरह से लिखते होंगे, लेकिन दोस्तों ये मानकीकरण नियम के अनुसार गलत है। हम लोगों को हमेशा महान को लिखते समय इसके साथ एक हलंत चिन्ह का प्रयोग करना है क्योंकि यह एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत में महान के साथ हलंत लगाया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग हिंदी में इसे लिखेंगे तो हम लोगों को उस समय भी हलंत लगाना ही चाहिए। अब एक और नियम है दोस्तों, वो है विसर्ग के लिए। संस्कृत के कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें विसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, और जब हम लोग विसर्ग रूपी उस शब्द को हिंदी में लिखते हैं तो विसर्ग का लोप कर देते हैं, लेकिन मानकीकरण नियम के अनुसार हम लोगों को ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हम लोगों को हिंदी में भी विसर्ग लगाना ही चाहिए। मैं एक उदाहरण आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि हिंदी में हम लोग दुख को सामान्य तौर पर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है दोस्तों क्योंकि यह एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत में दुख लिखते समय बीच में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में भी हमें दुख लिखते समय विसर्ग का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे और महत्वपूर्ण नियम भी हैं। ठीक है, उसकी चर्चा मैं आप लोगों से कर लेता हूँ। जब भी हम लोग हिंदी में किसी भी शब्द को लिखेंगे तो हम लोगों को सिरोरेखा का प्रयोग
प्रयोग अवश्य करना होगा, यह मानकीकरण का नियम कहता है। ये वाली जो रेखा आप लोग देख रहे हैं ये जो है श्रुति मूलक रेखा है, सॉरी सिरो रेखा है, ठीक है, मिस्टेक हो गया दोस्तों, श्रुति मूलक नहीं सिरो रेखा है, ठीक है। ये जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं ये सभी सिरो रेखा है। तो हिंदी के शब्द निर्माण के समय हमें सिरो रेखा का प्रयोग अवश्य करना ही चाहिए। अब एक नियम ये भी है दोस्तों कि हिंदी में किसी भी चिन्ह को लिखने के लिए हमें इंग्लिश के चिन्हों को हिंदी में समाहित कर लेना है। इट मीन्स कि जब भी हम लोग हिंदी में किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वो चिन्ह हम लोग इंग्लिश से लेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चिन्ह हम लोग इंग्लिश के चिन्हों से नहीं लेंगे और वो है फुल स्टॉप का चिन्ह, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में फुल स्टॉप इस तरह से लिखा जाता है जबकि हिंदी में फुल स्टॉप इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो फुल स्टॉप को छोड़कर बाकी जितने भी विराम चिन्ह है, जो भी चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी, प्रश्नवाचक चिन्ह जो भी है, सबको हम लोगों को इंग्लिश से ले लेना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इतनी सारी चर्चा के दरमियान मैं एक चीज आप लोगों से चर्चा करना भूल गया और वो है श्रुति मूलक यो और व के मानकीकरण के नियम, ठीक है। तो मैं अभी उस पर चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इस वीडियो सेशन को यहीं पे समाप्त कर देंगे। ये है दोस्तों श्रुति मूलक यो और वो। देखिए दोस्तों, जहां पर भी श्रुति मूलक यो अथवा वो का प्रयोग बस एक विकल्प से होता है, इट मीन्स कि वहां पर आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम लोग वहां पे यो अथवा वो का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है दोस्तों। उस समय हम लोगों को यो अथवा वो का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, नई और नई, हुआ, यहाँ पे देखिए वाह और यहाँ पर यो दुर्ग है ईकार, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ये जो है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पहला वाला जो है और ये पहला वाला जो है ये सही है, हम लोगों को इसी तरह से लिखना चाहिए। और इसी में जो दूसरा नंबर नियम है वो ये कहता है कि जब कहीं पे भी श्रुति मूलक यो का प्रयोग आवश्यक है, इट मीन्स कि वह मूल तत्व है, उसका प्रयोग अगर हम लोग नहीं करेंगे तो शब्द गलत हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में हम लोगों को श्रुति मूलक यो का प्रयोग करना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये अस्थाई सही है ये वाला, ठीक है, लेकिन ये वाला जो अस्थाई है ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ ये भी देखना है कि यहाँ पर ये वाला जो अव्ययी भाव है ये सही है, किंतु ये वाला अव्ययी भाव गलत है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरे अच्छे से वर्तनी के मानकीकरण नियम को समझ गए होंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और मैं आप लोगों से सुझाव भी आमंत्रित करता हूँ इस वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप लोग अपने अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखें और आगामी वीडियोस में आपके सुझाव को यथास्थान साभार सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, अलविदा।